बिरसा ब्रिगेड के संस्थापक सतीश पेंदाम ने आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ते सैन्यीकरण, विस्थापन और जमीनों की लूट पर कड़ा प्रहार किया है। आज आदिवासी समाज के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा है, जमीन की लूट। इंटरनेशनल रूट और माइनिंग के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन छीनने की तैयारी चल रही है। सैन्यीकरण, शांतिपूर्ण आदिवासी इलाकों को कैंटोनमेंट में बदला जा रहा है। सतीश पेंदाम स्पष्ट कहते हैं कि जब समाज और पहचान पर खतरा आएगा तो कोई बाहरी शक्ति या दल आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यह समय है एकजुट होने का, अपनी संस्कृति को बचाने का और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के वंशजों को अपनी लड़ाई अब खुद ही लड़नी होगी। आदिवासियों के घरों में मजदूर पैदा हो रहा है। ये इक्के दुक्के उदाहरण हो गए, उंगलियों में गिनने लायक। जहां आपको दिख रहा है कि आपके घरों में कोई डॉक्टर बन गया, एक आध बच्चे को नौकरी लग गई। अरे अब तो रिजर्वेशन भी खत्म हो गया। जो बच्चे को बाप ने कर्जा करके इंजीनियर बनाया, वो बच्चा बेरोजगार हो गया, उसने बैंक से लोन ले लिया, बैंक का लोन भी फेर रहा है और बच्चा छाते पे बैठा हुआ है, घर में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली, कोई नियुक्तियां नहीं हुई। और हमारे सब लोग मंडला जिले के, बालाघाट जिले के, सिवनी जिले के, महाकौशल का हाल बता रहा हूं मैं। उधर तो उससे भी ज्यादा बुरे हाल है। गुजरात बॉर्डर में जो आदिवासी लोग रह रहे हैं, भील आदिवासी, अलीराजपुर, ये जितने आदिवासी क्षेत्र है, इनको इन्होंने मजदूरों की मंडी बना दिया है। अब आदिवासी समाज नहीं रहता है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में आदिवासी समाज नहीं रहता है साथियों। ये लोग आपको आदिवासी नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं मजदूर है। आपको इन्होंने मजदूर बनाए और मजदूरी आपको बोल रहे कि नहीं नहीं, वो मजदूरों को लाना है कि तेरे को, जा मंडला चले जा, बालाघाट चले जा, सिवनी चले जा, छिंदवाड़ा चले जा, बैतूल चले जा। ये जो क्षेत्र है वो भी कौन से क्षेत्र का एड्रेस देते हैं? आदिवासी क्षेत्र का एड्रेस देते हैं। पूरे भारत में जितने लोग अलग राज्य से मजदूरी करने जा रहे हैं, उसमें 80% आदिवासी है। 80% आदिवासी है। पहले बोलते थे कि हर एक घर के बाद दूसरा घर मजदूर का था, लेकिन अब गलत। हर एक घर के बाद नहीं, हर घर में मजदूर मिल रहा है। अब आदिवासियों के घरों में डॉक्टर पैदा नहीं हो रहा है, आदिवासियों के घरों में इंजीनियर पैदा नहीं हो रहा है, आदिवासियों के घरों में टीचर पैदा नहीं हो रहा है, आदिवासियों के घरों में मजदूर पैदा हो रहा है। ये सर्वे बोल रहा है। इन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी कि आपका बच्चा ग्रेजुएट भी रहेगा तो मजदूरी करने जाएगा, और अगर ज्यादा चिल्लाएगा तो उसको हम गोली मार देंगे नक्सलवादी बोल के। ऐसी क्या परिस्थिति है इस क्षेत्र में कि यहां से 2 किलोमीटर पे इन्होंने फोर्स लगा के रखे हैं। मलिक साहब, यहां से 2 किलोमीटर में इन्होंने आर्मी लगा दी है। पूरे देश की 65% आर्मी इन्होंने आदिवासी क्षेत्र में लगा दी है। सेना कहां लगाई जाती है? सेना लड़ाई के बॉर्डर पर लगाई जाती है। जहां पे संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ऐसी जगह पे सेना लगाई जाती है। जहां पे अशांति रहती है, वहां पे सेना लगाई जाती है। लेकिन इन्होंने पूरे आदिवासी क्षेत्रों में पूरी सेना लगा दी है, इसकी कंटोनमेंट बना दी है। चाहे मंडला हो, बालाघाट हो, गढ़चिरौली हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह। साथियों, अभी वहां पुलिस काम नहीं कर रही है, अब वहां सेना काम कर रही है। पुलिस स्टेशन अगर सही रहता तो वहां पे तुम रिपोर्ट लिखा सकते हो। सेना के पास में, किसी सैनिक के पास में जाओगे तो क्या लिखाओगे? रिपोर्ट लिखा सकते हैं आप? इनसे पूछो सेना क्यों लगाया है भाई, अगला स्टेप क्या है? मैंने आज से 12 साल पहले यहां पर बोला था
कि आने वाले समय में आदिवासियों की 1 लाख हेक्टेयर जमीन इंटरनेशनल जू के बाजू से यानी कान्हा के बाजू से ये लोग माइनिंग के लिए लेंगे और उन्होंने ले लिया। अब ये अदानी और अंबानी को पूरा क्षेत्र बेचने वाले हैं। केवल 6,740 गांव बचेंगे बालाघाट जिले में। मैं आदिवासी गांवों की बात कर रहा हूं। इन्होंने बिगर पूछे, बिगर सम्मति के, बिगर ग्राम सभा के मंजूरी के आदिवासियों की जमीनों में उत्खनन शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि वो किसी से नहीं डरते हैं। वो हमारे विधायक से भी नहीं डरते हैं, हमारी ग्राम सभा से भी नहीं डरते हैं, संविधान से भी नहीं डर रहे। ऐसी परिस्थिति में इस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे, इस पे बात कर लो। आसन भाषण बाद में देखेंगे। इसको कैसे निपटाएंगे, इस पे बात करो। हमारे बीच में अभी वकील साहब भी है, हमारे दो विधायक हैं, समाज के गणमान्य लोग हैं। कैसे बचोगे इससे? इसको कैसे हैंडल करोगे बताइए? कौन सा संगठन बचा सकता है तुमको, वो बताओ। तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ेगा, वो बताओ। ये इलेक्शन का मामला नहीं है, ये पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, ये तो तुम्हारी जिंदगी का मामला है। जहां पे तुम हजारों सालों से रह रहे हो, जहां पे तुम्हारे पुरखों की लाशें दफन है, वो जमीन पल में तुमसे छीन लेंगे 10 लाख रुपए में। जब 10 लाख में तू जमीन दे देगा तो शहर में 10 लाख में झोपड़ा भी नहीं बांध सकता है। खाना क्या खाएगा? जिंदा कैसे रहेंगे तुम? अभी मजदूरी भी नहीं मिलेगी, सब काम मशीनों से हो रहा है। हमारा समाज जीवित कैसे रहेगा, इस पर विचारधारा करने के लिए बात होनी चाहिए, इस पर चिंतन करने के लिए बात होनी चाहिए। किसी को धर्म की पड़ी है, किसी को पार्टी की पड़ी है, किसी को संगठन की पड़ी है, किसी को नेता की पड़ी है। अगर समाज की क्या? समाज का आदमी कैसे जिंदा रहेगा? तुम्हारे बच्चों को आने वाले समय में नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेगी? आने वाले समय में जब तुमसे ये लोग जमीन छीन लेंगे, तुम जिंदा कैसे रहोगे, इस पे बताओ। तुम्हारी जमीन छीन रहे हैं, उसको बचेंगे कैसे, ये बताओ। तुम्हारे 5वें अनुसूची का तुम अधिकार का बताते हो, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, वो सुनते ही नहीं। कलेक्टर नहीं सुनता है, तहसीलदार नहीं सुनता है, एसडीओ नहीं सुनता है, एसपी नहीं सुनता है। अरे जो लोकतंत्र की बात नहीं सुनते वो बोल रहे हैं तुमको कि तुम गैर लोकतांत्रिक हो, तुम राष्ट्र विरोधी हो। ऐसी परिस्थिति में कौन सी लड़ाई लड़ोगे, ये बता दो। बस बात खत्म करो मीटिंग। मैं तुम लोगों से पूछने आया हूं, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बच्चों को गोली मारेंगे, तुम क्या करोगे? तुम्हारी आंखों के सामने जब तुम्हारे जमीनों को छीन लेंगे, तब क्या करोगे? तुम क्या करोगे ये बताइए, और मीटिंग खत्म कर दो आज की। क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कैसे लड़ोगे, कैसे बचोगे, इस पे बात करो। इस पे अगर बात करने के लिए तुम लोग बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को सुनने आए वो गलत बात। कोई किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत क्या है ये बताओ, तुम क्या सोच सकते हो, उस पर बात करो। कोई रास्ता तो निकालो। समाज बोलते किसको है? 2 लोगों से 10 लोगों से जो काम नहीं हो रहा था, उतनी बड़ी लड़ाई लड़ने करके इतने सारे लोग आए हैं, इतने अलग अलग पार्टी के एमएलए आए हैं, कोई छत्तीसगढ़ से आए हैं, वो मेरे भाई साहब सब लोग अलग अलग राज्य से लोग आए हैं। इसलिए आए हैं कि यहाँ के लोग बचेंगे कैसे, ये मिलिट्री कैंप क्यों लगाया गया है, इसके पीछे की बात क्या है, कौन से एरिया में लगा है, अभी तक के कितने इनकाउंटर हुए, कितने लोगों को तकलीफ हुई। मैंने बीच में सुना था कि भैया यहाँ के अधिकारी लोग हमारे सरपंचों को बांध के रखते हैं, रात रात भर बिठा के रखते हैं कि भैया तुम बयान दो, तुम एनएसयू दो कि तुम्हारे क्षेत्र में उत्खनन होना चाहिए, माइनिंग होना चाहिए, तुम्हारे यहाँ वो वाटर का प्रोजेक्ट बनना चाहिए। पिछले 17 साल में पूरे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में आदिवासियों की
43% जमीन छीन लिए। कितने प्रतिशत? 43% जमीन आदिवासियों से छीन ली गई है। अरे ये जमीन किसकी है? इस देश का मालिक कौन है? मोदी है, अदानी है, अंबानी है, कोई और नेता है? आप इस देश के परमानेंट मालिक हो। ये आपकी जमीन छीन के आपको जमीन की मालकियत से अलग कर रहे हैं। तुमको खुल के आदिवासी नहीं बोल रहे, तुमको वनवासी बोल रहे हैं, जनजाति बोल रहे हैं, फलाना बोल रहे हैं, ढिकाना बोल रहे हैं। अबे तुम्हारी ओरिजिनल पहचान ही नहीं बोलना चाहते, वो ही नहीं बताना चाहते, तुमको खत्म करना चाहते हैं। इसका मतलब आपके इतिहास के साथ, आपकी संस्कृति के साथ, आपकी पहचान के साथ, आपके संवैधानिक अधिकार के साथ ये लोग आपको खत्म करना चाहते हैं। हर जगह आप गायब हो जाओगे, तब कैसे करोगे? कौन सा धर्म लिखोगे? उधर मुंडा बोलता मैं ये वाला धर्म लिखूंगा, उधर का भील बोलता मैं ये धर्म लिखूंगा, गोंड बोलता ये धर्म लिखूंगा, कोल बोलता ये धर्म लिखूंगा, नॉर्थ ईस्ट का आदिवासी बोलता मैं ये धर्म लिखूंगा। अरे आज तुम संस्कृति के आधार पे एक जगह नहीं आए और कल तुमने धर्म लिख दिए अलग अलग, तो ये समाज एक जगह कैसे आएगा? इस पे बात करो। आदिवासी संस्कृति जो है ये धर्म से पुरानी है। धर्म तो 5000 साल पुरानी घटना है। आदिवासी आदमी 20,000 साल पुरानी संस्कृति है भारत में। आदिवासी, मैं बार बार बोलता हूं, भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी इस देश में रहते हैं। भगवान पैदा नहीं हुआ था। ये जो भगवान आप बोल रहे हो ये पैदा नहीं हुए थे, तब से आदिवासी इस देश में रहता है। आप इस देश के मालिक हो, किसी देश का पहला आदमी है। आज आप एक पहले आदमी थे किसी समय, आज आखिरी आदमी भी नहीं रहे इस देश के। आपको इंसान मानने से वो लोग इनकार कर रहे हैं। एक नया झगड़ा चालू हो गया है, ट्राइबल वर्सेस टाइगर। या तो ट्राइबल जिंदा रहेगा या तो टाइगर जिंदा रहेगा। ट्राइबल यानी आदिवासी, टाइगर यानी शेर। या तो शेर जिंदा रहेगा या आदिवासी जिंदा रहेगा, ऐसी व्यवस्था है। कान्हा में, पेच में हर 2 दिन में 4 लोग मर रहे हैं। मरने वाले आदिवासी और जो मजदूर दलित ओबीसी के लोग हैं, वो जो जंगल के किनारे में रहते हैं, वो लोग मर रहे हैं रोज। और उसकी जान की कीमत कितनी है? 8.5 लाख रुपए। शेर ने मार दिया, 8.5 लाख लेकर और सीधा घर लेके भाग जा। और शेर मर गया तो आपको 19 साल की सजा है। शेर मरेगा तो आपकी सजा 19 साल, और आप मर गए तो 8.5 लाख। ये औकात है हमारी, ऐसी औकात बना दी है। हमारी व्यवस्थाएं कैसी है? जो स्कूल आदिवासियों के चल रहे हैं, शासकीय स्कूल, वहां का बच्चा एक लेटर नहीं लिख सकता। 10वीं क्लास का बच्चा, वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है, लेकिन एक लेटर नहीं लिखना आ रहा है उसको, और उसको पास करते जा रहे हैं ताकि वो जिंदगी में फेल हो जाए। ऐसी व्यवस्था है। गवर्नमेंट तुम्हारे साथ नहीं रहना चाह रही है। उनकी नीयत साफ नहीं है कि आदिवासी इस देश में बचना चाहिए। कुछ पार्टियां बोल रही है, लेकिन पार्टियों की भी नीयत साफ नहीं है। वो भी खुल के आदिवासी उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट वाले उनको भी चंदा देते हैं। सब बंद है। ऐसे कचाटे में, इतने बड़े षड्यंत्र में फंस गया आदिवासी आज कि उसको निकालेंगे कैसे, इस पे बात करने वाले लोग नहीं है। ये जो मीटिंग रखे, ये रोशनी, ये जो बच्चे हैं यहाँ के, सतीश, ये लोगों ने मेरी तबीयत भी खराब की। मैं मलिक साहब आए करके मैं आया। मेरे को भंवरलाल दादा ने बोला, दादा आप जाइए, वो रोज नहीं जा रहे। मतलब ठीक है भाई, मैं भी जाता हूँ। मैंने इनको पहले बोला कि भैया जो कार्यक्रम हो रहा है होने दो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या? मलिक साहब को आपने दिल्ली से बुला लिए, हरियाणा से वो व्यक्ति यहां पर आया है, उसका उपयोग क्या? क्यों बुलाए मलिक साहब को? देखने के लिए? बोलने के लिए? अरे उस आदमी का जो सुप्रीम कोर्ट में हर एक जज उनके नाम से डरता है, क्योंकि वो स्पष्ट बोलते हैं, खुली बात करते हैं। उनके वीडियोस देखने के लिए पूरे वकील खड़े रहते हैं
कि ये व्यक्ति अभी क्या बोलेगा, अगला स्टेप क्या होगा। वैसे आदमी को आपने बुलाया, उसका उपयोग क्या है, कौन सी पिटीशन डालना चाहते हैं, कौन सी व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हल करना चाहते हैं, उस पर बात करो। वो राजस्थान से एमएलए आया, राजस्थान से आ रहा है यहां पर, वो आपका क्या साथ दे सकता है, पार्लियामेंट में किस तरीके की आप भूमिका निभा सकते हो, उस पर बात करो। मध्य प्रदेश की विधानसभा में आप कौन सी बात रखेंगे, उसकी बात करो, ताकि अपनी आने वाली पीढ़ी जिंदा रहे। ऐसे बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। मजदूरी करने जाते हो, अभी जेल जाने की तैयारी रखो, अपने बाल बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो, क्योंकि आपने टंटे भील का पुतला बिठाया है। कोई आबा बाबा किसी संत का नहीं, कोई भगवान का नहीं, ये मरना सिखाने वाला भगवान है। हमारी मां बहनों को ब्लाउज पहनने पर टैक्स लगता था इस देश में। अगर ब्लाउज पहनती थी आदिवासी भाई तो उसको टैक्स देना पड़ता था। दलित महिला ब्लाउज पहनती थी तो उसको टैक्स देना पड़ता था। ओबीसी महिला, गरीब महिला ब्लाउज पहनती थी, उसको टैक्स देना पड़ता था। कौन से देश में हुआ ऐसा जो इस देश में हुआ है? उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले भगवान का नाम है भगवान टंटा भील। उस लड़ाई को बिरसा मुंडा ने लड़ा, उस लड़ाई को बाबूराव शेरमाके ने लड़ा, गुंडा धुर ने लड़ा। वो लड़ाई इंपॉर्टेंट लड़ाई है। हमको क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे, गुनेगार जमात बोलते थे, चाहे गोंड हो, भील हो, कोरकू हो, बैगा हो, प्रधान हो, कोई भी रहे, अगर वो आदिवासी ने कोई गुनाह कर दिया या गुनाह नहीं भी किया और उसको शहर में मार दिए तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं होती थी। क्रिमिनल ट्राइब यानी गुनेगार जमात, आप लोगों को अगर मार देते थे तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं होती थी। वो लड़ाई भगवान टंटा भील ने लड़ा। आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता था, टंटा भील ने यहां की हुकूमत को बोला, ब्रिटिश सरकार को। उनका बहुत वफादार साथी था रेंगा कोरकू। रेंगा कोरकू ने बोला कि भगवान, अपने लोगों को तो कोई पुलिस में भी नौकरियां नहीं मिल रही है, अपने को तो क्रिमिनल ट्राइब बोल रहे हैं, हम तो गुनेगार है, हमको सरकारी महकमे में नौकरियां नहीं मिलेगी। भगवान टंटा भील ने बोला, जाओ बता दो अंग्रेज हुकूमत को, टंटा भील को अगर पकड़ना चाहते हैं तो आदिवासियों को पुलिस में भर्ती करना चाहिए। तो उन्होंने आदिवासियों को पुलिस में भर्ती किए। वहां से तुमको पुलिस महकमे यानी गवर्नमेंट नौकरियां मिलना शुरू हो गई। आप में कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ होगा, आज नौकरियां कर रहे होगे, ये टंटा भील की देन है। वहां क्रिमिनल ट्राइबल बिल आपके हिसाब से डिनाई हुआ। आप लोगों को सेंट्रल सीपीएन बरार में जो अधिकार मिले, मध्य प्रदेश के भूमि के जो अधिकार मिले, पहले आप भूमिधारी थे, जिसको भूधारक बोलते हैं, यानी भूमि को धारण करने वाला आदमी। तुमको भूधारक से भूमालक बनाने वाले भगवान का नाम है टंटा भील। और उसको पूछते हैं साले कि इसकी जात कौन सी है, ये कौन है, टंटा भील यहां क्यों लाए गोंडवाना में? ये बिरसा ब्रिगेड ने नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के पास में बाबूराव शेरमाके का पुतला बिठाया। मणिपुर के लोग अभी बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में लोग बात करने लग गए हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात में लोग बात करने लग गए हैं रघुनाथ साथ शंकर शाह के बारे में। उन्होंने नहीं बोले कि ये कहां से लाए, ये तो गोंडवाना क्षेत्र का आदमी है। ये भीलवाना, गोंडवाना, कोलवाना, ये बहुत छोटी चीज है। पहले समाज, अगर समाज एक जगह नहीं रहेगा तो लड़ने की बात तो दूर है, अब अपने आप को बचा भी नहीं सकोगे। ज्यादा हम लोगों को अपने नेताओं से ज्यादा आश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो पॉलिटिक्स है वो कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स हो गया, जिसको पूंजीवादी राजनीति बोलते हैं। हर आदमी वर्चस्व चाहता है, हर आदमी सत्ता चाहता है। आदिवासी क्षेत्रों में इलेक्शन नहीं होने देते, सिलेक्शन करते वो लोग अपने तरीके से, क्योंकि उनको मालूम है कि पूरे देश की 40% आदिवासी जमीनें जो 5th और 6th शेड्यूल में आती है, वहीं पे सोना है,
वही कोयला है, वही पर्यावरण है, वही जंगल है, उसी को लूटना है, उसी को बेचना है। और लोगों को समझाने में कामयाब हो रहे हैं लोग। 100 माइनस 9 इज इक्वल टू 91। मलिक साहब, 100% भारतीयों में से 9% आदिवासी अगर मर भी जाते हैं तो भारत के 51% लोग जिंदा रहेंगे और देश बचा रहेगा, ऐसा अंदरूनी समझाया जा रहा है। इसलिए आदिवासियों की लड़ाई को कोई अपना हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं है। आपके लिए कोई पार्टी नहीं आती है, आपके लिए ओबीसी नहीं आता, मराठा नहीं आता, दलित नहीं आ रहा है, मुस्लिम नहीं आ रहा है, क्रिश्चियन नहीं आ रहा है, क्योंकि अंदरूनी ये बात फैलाई जा चुकी है कि देश को अगर बचाना है तो आदिवासियों की जो जमीनें है उसी पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, उसी को बेचना पड़ेगा, उस पे अंतरराष्ट्रीय लेवल के यानी बाहरी देशों के लोगों को बुला के उद्योग खड़े करने पड़ेंगे, तब बचेंगे। और बदले में आदिवासी मरेंगे। कैसा लगेगा? अरे आज जमीन की लड़ाई है। आप थोड़ा सा अंदर जाओ छत्तीसगढ़ में, अब वो कब्रिस्तान के लिए जमीन मांग रहे हैं। जो जिंदा रहने के लिए जमीन मांगने वाला समाज था, वो मरने के लिए जमीन मांग रहा है। ये आंदोलन की स्थिति हो गई आदिवासियों की। और उसमें ये गोंड है, ये प्रधान है, ये गांडूगिरी शुरू हो गई। ये पार्टी का है, वो पार्टी का है, ये वो संगठन का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं सचिव हूं। अबे अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दे तेरे को, उससे क्या उखाड़ लेगा तू? जब तक तेरे भेजे में कुछ नहीं रहेगा, तेरे विचारों में ताकत नहीं रहेगी, क्या कर लेगा? समाज ही नहीं समझा है उसको। पार्टी समझती है, जात समझता है, भगवान समझ रहा है, धर्म समझ रहा है, समाज नहीं समझता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो लोगों के आप फोटो देख रहे हैं, ये लोगों ने समाज के लिए अपने आप को कुर्बान किया। भगवान टंटा भील के सामने एक प्रश्न आया, जब उनको जबलपुर जेल में पकड़े लाए तो उनको पूछे कि आखिरी समय तुम किसके दर्शन करना चाहते हो? तो टंटा भील ने बोला, मैंने 30 साल जिनको उनकी बहन थी, उनके रिश्तेदार थे, वो लोग उनको पहचान नहीं पाए 30 साल बाद में कि यही टंटा भील है। नाम सुनते थे, वो अपने लोगों को पहचान नहीं पाया। और उसने बोला कि मैं मरने के पहले मेरे भगवानों को देखना चाहता हूं। तो उन्होंने बोले तुम्हारे भगवान कौन से हैं? तो राम भगवान का फोटो लाए, शंकर भगवान का लाए, और भगवान का लाए, जीसस क्राइस्ट का लाए। बोले ये भगवानों की बात नहीं कर रहा, मैंने अपने समाज को अपना भगवान माना हूं। मैं अपने समाज के लिए जिया और अपने समाज के लिए ही मर रहा हूं। मैं उन भगवानों को देख के मेरे को फांसी दो। ये टंटा भील है जो फांसी भी समाज को देख कर लेना चाहता है। इसको दीवानगी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सामाजिक मिशन, इसको बोलते हैं सामाजिक जीवन, इसको बोलते हैं सामाजिक आदमी, जिसमें सामाजिक ईमानदारी और समझदारी दोनों थी, उसके साथ साथ सामाजिक त्याग की भी भावना उसमें थी। यही जनरेशन तुमको पैदा करना पड़ेगा। हजारों टंटा भील पैदा करना पड़ेगा, हजारों बिरसा मुंडा पैदा करना पड़ेगा, राघोजी भांगरे पैदा करना पड़ेगा, झलकारी भाई पैदा करना पड़ेगा। उसको चलाने के लिए, इस समाज को संचालित करने के लिए जो व्यवस्था है उसको मिशन बोलते हैं। वो कब करेंगे तुम? हमारे मुस्लिम भाइयों का सामाजिक मिशन चलता है, उनके मदरसे चलते हैं, उनका सब कुछ चलता है। क्रिश्चियन भाइयों के चर्चेस, उन लोगों ने एजुकेशन देते हैं। ना आपके स्कूल है, ना आपके बच्चों को आप पढ़ा सकते हो, ना आपके बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हो, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है आपके पास। तो जीने किसके लिए है आप? ऐसा जीवन तो जानवर भी जीता है, बकरी भी अपने बच्चे को दूध पिला लेती है। इंसान में एक ही चीज होती है, विचार। आप अपने बच्चों को कौन से विचार दे रहे हैं? अभी तो आसाराम बापू का एड्रेस बताते, कोई रामदेव बाबा का बताता है। अभी समाज के बारे में क्या? इस समाज को संभालेगा कौन? इस समाज को बचाएगा कौन?
अपने आप में, अपने लोगों को बचाने के लिए। 2 मिनट बाद में बात करेंगे अपन, रुकिए। हमारे अपने आप को बचाने के लिए अपने लोगों द्वारा बनाई गई हमारी व्यवस्था है क्या? अपनी कोई व्यवस्था है क्या? अपने पास कोई सिस्टम है क्या? अपने लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हिस्सा है साथियों। आप लोग ये चर्चा का विषय बनाओ, अपने घर में जाके ये सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो कि तुम्हारे बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, इसलिए तुमको ही सोचना पड़ेगा। सोचने का मामला शुरू करो, अपने बच्चों के सुरक्षा के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी नौकरी के बारे में, अपनी जमीन के बारे में, जंगल के बारे में, संस्कृति के बारे में। ये छोटी चीज है, ऐसा बैठ जाते हैं हम, लेकिन हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, घर जाके क्या करेंगे, इसके बारे में हम कब सोचेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, ये हम तमाम लोगों की जवाबदारी है। समय बहुत हो गया, मेरे को बाकी लोगों ने बोल दिया कि दादा आप बंद करो, तो मैं बंद कर रहा हूं। ये टाइगर प्रोजेक्ट के ऊपर बहस की है तो 12 लोगों को जेल डाल दिए। ग्राम धीरी की घटना है, कहां की है बेटा? धीरी। क्या हुआ? छबिलाल यादव को 23 सितंबर को टाइगर जब उसने मांस भक्षी कर लिया तो उसके इंसाफ के लिए हम लोगों ने खड़े हुए और हम लोगों को जो है लाइट में लेकर के इन्होंने गांव के लोगों को उकसा रहे हैं और इन्हीं लोगों के बदौलत जो है यहाँ हंगामा हो रहा है करके हमारे ऊपर FIR हुआ था। उसमें हम लोगों ने किसी को ऐसे हस्तक्षेप नहीं किए थे, बस मैंने तो दोनों रेंजरों को भी बचाया, पर भी सबसे बड़ा गुनाहगार मुजरिम मुझे साबित किए और मैंने 5 दिन तक जेल में रहा। मेरे बाद वो सत्यपाल सियाम और मैं, हम दोनों भाई ने बिगर डर के हम लोगों ने थाने में चले गए। जैसे थाने वाले ने बुलाए वैसे हम लोगों ने वहाँ उपस्थित रहे और गए। जब जाने के बाद मेरे माँ पिता घबराते थे, मेरे बीवी बाल बच्चे थे, मुझे उस टाइम में बहुत भावुक हो रहा था मैं, लेकिन मेरे माँ बापों को भी मैं झूठ बोला इसलिए क्योंकि अगर मैं जेल जाता हूँ करके बोलता तो मेरे पिताजी रोता और मेरे बीवी बाल बच्चे भी रोते, इसलिए मैंने उनको झूठ बोल करके मैंने गया और शालीनता के साथ 5 दिन तक जेल में रहा। वहाँ की जो भी सूखी रोटी है मैंने खाया। अगर आज इसी समाज ने मुझे अगर साथ देता, हो सकता है हम लोगों को 12 लोगों को जेल नहीं होता, लेकिन हमारे समाज जो है ना डर की वजह से तितिर बितिर होने लगे, किसी ने सामने में नहीं आया। उस वक्त हमारे जो वकील साहब आज भी मौजूद हैं, पीछे में बैठे हैं, उन भाइयों ने हम लोगों को सलाह दिया और जैसे तैसे करके 5 दिन के बाद हम लोगों को बेल ऑर्डर से बाहर कर लिया। बस मैं उतना कहना चाहता हूँ। ये चलते रहता है, ये चीजें तुम्हारे मंडला और गढ़ी में जो विस्थापन हो रहा है उसकी केस बलराज मलिक साहब के माध्यम से लड़ी जाएंगी जबलपुर हाई कोर्ट में। ये निर्णय अभी हुआ है, तो यहाँ के लोगों से विनंती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस केस में सहयोग करें, उन लोगों का साथ दें। दूसरी चीज़ें, हम लोग जो जिस तरीके का हमारे लड़कों को सताया जाता है, ये नक्सल है, ये ऐसा है, वो वैसा है, इन बातों से आप लोगों को डरना नहीं। आपकी विचारधारा स्पष्ट होनी चाहिए। आप किस संगठन से हो, किस तरीके से काम करते हो, किस माध्यम से काम करते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से विनती किया हूं, ये बात बोल के जा रहा हूं कि हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाएंगे, अपनी समाज को कैसे बचाएंगे, अपने आने वाले रास्ते कैसे रखेंगे, अपने जल जमीन जंगल के अधिकारों को कैसे बचाएंगे, इस पर निरंतर चर्चा करते रहना पड़ेगा आपको।
और इसके लिए कोई पुरुष ही जवाबदार नहीं है, महिलाओं ने भी करना है। जो लड़कियां हैं, जो लड़के पढ़े लिखे, उन्होंने कैडेंस पे आना चाहिए, प्रशिक्षण में आना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, गांव में बस्ती में जाके समझाना चाहिए। आप लोगों से विनती है कि समाज के साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए। सामाजिक विचारधारा से ही जियो, सामाजिक विचारधारा से ही लड़ो और सामाजिक विचारधारा से ही मरो, जो टंट्या भील, बिरसा मुंडा, बाकी लोगों ने किए। हमारा दृष्टिकोण हमेशा मानवतावादी होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। ये जल जमीन जंगल बचेगा तो केवल आदिवासी बचेगा क्या? बाकी लोगों को सांस नहीं लेते हैं, उनको पानी की जरूरत नहीं है। ये पूरे देश के नहीं, विश्व के मानव जाति की लड़ाई है, पूरे मानव समाज की लड़ाई है। इस लड़ाई को पूरे विश्व के पटल पे ले जाना पड़ेगा साथियों। हम लोग, आप लोग सब मिलके इस पर काम करेंगे। किसी दिन और बात करेंगे। जिन्होंने कार्यक्रम किया मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि ये बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इनको मदद करो।